जय हिंद क्लास। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर को जो हमारे पहले 25 क्वेश्चन हुए थे उस क्वेश्चन को हम आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। कभी कभी जैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से कैसे उनको सॉल्व करना होता है इसको देखेंगे हम। तो सीधे 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से लेके 25 तक का हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में। तो 26 वाले क्वेश्चन से चलिए देखिए, अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में अत्यधिक पूछा जाता है। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो देखिए, जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, ये आखिरकार बनता कैसे है, सामान्य अध्ययन आखिरकार बनता कैसे है। तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, कला एवं संस्कृति, विज्ञान, और विज्ञान की भी 3 शाखाएं हो जाती हैं। फिर स्पोर्ट्स, नए किताबें, उनके लेखक, यही सब पूरा मिला के क्या बनता है, जीके जीएस। और आपको बता दें, ये जीके जीएस इतना ज़्यादा अपार होता है कि जितना ज़्यादा इसका अध्ययन करोगे उतना कम होता है। क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र और एग्जाम में देखिए कि अर्थशास्त्र के प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे बता रखा है कि सुंदर, यहाँ पे क्या बता रखा है कि सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। भाई, बीते कई वर्षों पहले हमारी सरकार ने सुंदर राजन समिति बनाया था। तो सुंदर राजन समिति क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्यों बनाया, ताकि हम पेट्रोलियम में अध्ययन कर सकें। किसके लिए अध्ययन कर सकें, पेट्रोलियम में हम अध्ययन कर सकें। तो इसका जो हमारा उत्तर है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पेट्रोलियम से। क्लियर है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये बीते आपके जो भी एग्जाम हुए थे उसमें ये आ चुके हैं। क्लियर है। तो आपको ये पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो हमारे 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो ये किससे है, पेट्रोलियम से। ठीक है। इस लेक्चर के बाद जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो हॉल नंबर 2 में जाएंगे क्योंकि हॉल नंबर 2 में उनका नया बैच चलेगा। ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं इस लेक्चर के बाद आगे बढ़ते हैं। रंग राजन समिति का संबंध किससे है, रंग राजन समिति का संबंध किस घटक से था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रंग राजन समिति का संबंध किस घटक से था। ये पूरा का पूरा पीडीएफ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होइएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंग राजन समिति का संबंध किससे था, तो क्या बोलेंगे, भुगतान संतुलन घाटा। किससे था, भुगतान संतुलन घाटा। भुगतान का मतलब क्या होता है, किसी को कोई भी वस्तु देना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने हमें 1 किलो गेहूं दिया, तो आपने हमें 1 किलो गेहूं का क्या किया, भुगतान किया। तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक शब्द होता है भुगतान संतुलन घाटा, और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, रंगराजन। यानी इन्होंने एक मेथड बताया था अर्थशास्त्र में कि कैसे हम अपने भुगतान संतुलन घाटा को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अर्थशास्त्र के लेक्चर, जो डिटेल्ड लेक्चर हैं वो पढ़ोगे और कोई डिटेल्ड किताब है वो पढ़ोगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है भुगतान संतुलन घाटा। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हा समिति, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे था, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो नरसिम्हा समिति, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, क्या भारी उद्योग के विकास से है, बैंक क्षेत्र के सुधार से है, बीमा क्षेत्र के सुधार से है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाता है बैंक क्षेत्र के सुधार से। किससे, बैंक क्षेत्र से के सुधार से। इन्होंने बताया कि किस लेवल में किस प्रकार के बैंक होने चाहिए। आपने देखा होगा
कि हमारे पूरे भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। और गांव में आपने देखा होगा ग्रामीण बैंक होते हैं ना। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गांव में जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनका काम क्या होता है? गांव के ग्रामीण बैंकों का काम होता है गांव के कृषि से संबंधित लोगों का, यानी जो किसानी करते हैं उनको ऋण प्रदान करना और सस्ता ऋण प्रदान करना। क्यों सस्ता ऋण प्रदान करना? अरे यार, गांव के किसान कोई करोड़पति थोड़ी होते हैं कि आप यहाँ पर जो कर्ज है उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दोगे तो वो देते चले जाएंगे। ग्रामीण बैंक का ये लक्ष्य ही होता है, ग्रामीण बैंक का ये उद्देश्य ही होता है कि गांव के लोगों को समृद्ध करना। और गांव के लोगों को, किसानों को समृद्ध कैसे करेंगे? ऋण देकर। अच्छा, तो जो वो ऋण लेगा किसान, वो किस लिए लेगा ऋण? हो सकता है उसे कृषि भूमि खरीदनी हो सकता है उसे क्या बोलते हैं संसाधन खरीदने हो सकता है ट्रैक्टर खरीदना हो सकता है मशीन खरीदना हो, है ना। तो इसीलिए सरकार ने नरसिम्हन समिति को नियुक्त किया ताकि बैंकों में की प्रणाली में वह सुधार कर सकें। अब आपको बता दें, शहर के बैंक से अगर आप कोई लोन लोगे तो उसकी ब्याज दर थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन गांव के बैंक से, ग्रामीण बैंक से अगर आप कोई ब्याज लोगे, उधार लोगे, तो उसकी जो ब्याज दर होती है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि गांव के स्तर में इतने ज़्यादा कमाने वाले लोग नहीं होते। गांव में कौन रहता है भाई, ये बताइए? किसान लोग, गरीब लोग, यानी जिसकी आय क्या है? कम है। अब अगर उस व्यक्ति की पहले से आय कम है तो आपको क्या ऋण देगा? वो क्या मतलब ब्याज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है? लोन देती है। अच्छा, किसानों को लोन देती है तो सीधी सी बात है, बैंक आपको लोन तभी दे पाएगा जब आप बैंक को ये प्रूव कर दोगे कि आप किसान हो। कोई व्यक्ति बैंक में क्या दस्तावेज दिखाएगा कि वो किसान है? बताएं। जब कोई किसान आदमी कृषि संबंधित आदमी लोन लेने जाएगा तो बैंक वाले को क्या दिखाएगा? अपनी कृषि भूमि दिखाएगा। हो सकता है उसके नाम पे जो जमीन हो उसको दिखाएगा। आपने देखा होगा कृषि संबंधित आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बही खाता, है ना। बही खाता, आपके नाम की जमीन, आपके नाम पे कितनी जमीन है, यही सब। पट्टा है क्या आपके नाम पे? पट्टा समझते हैं? पट्टा समझते हैं ना। जिनके पास भूमि नहीं होती, सरकार उनको क्या करता है? पट्टा देती है, एक जमीन का टुकड़ा देती है कृषि करने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये भी देखा होगा कि औद्योगिक लोन देने के लिए अलग बैंक होते हैं। औद्योगिक लोन कैसे? वो लोन लेकर आप उद्योग करो। उद्योग का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना, फैक्ट्री खोलना, इंडस्ट्री खोलना। तो अगर आपको बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री खोलनी है और उद्योग करना है तो वो लोन कहाँ से मिलेगा आपको? औद्योगिक बैंक से, इंडस्ट्रियल बैंक से। औद्योगिक बैंक मतलब आप ही बताइए, अगर आप कोई उद्योग करेंगे तो क्या आप थोड़े पैसों में उद्योग हो जाएगा क्या? उसके लिए भारी पैसा चाहिए। और भारी पैसा चाहिए तो वो भारी पैसा कौन देगा? वैसे बैंक देंगे जो उद्योग से संबंधित हैं, इंडस्ट्रियल बैंक, जैसे IDBI बैंक, जैसे HDFC बैंक, जैसे ICICI बैंक, है ना। ये होता है। अच्छा, मान लीजिए आपको पर्सनल लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, शिक्षा का लोन चाहिए, तो ये कौन देगा? छोटे छोटे बैंक जो इंडस्ट्रियल लोन नहीं देते, जैसे आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आपका यूनाइटेड बैंक, जैसे आपका यूको बैंक, जैसे आपका इलाहाबाद बैंक, ये सब। तो ये पूरी प्रणाली, शहर के लेवल में बैंक कैसा होना चाहिए, उद्योग करने के लिए बैंक कैसा होना चाहिए, पर्सनल लोन लेना है तो बैंक कैसा होना चाहिए, गांव के क्षेत्र में अगर लोन देना है तो कैसा होना चाहिए, ये पूरा का पूरा किसने हमें बताया था? नरसिम्हन समिति। तो बैंक क्षेत्र के सुधार में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र में काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन है? बिल्कुल सही। विश्व में जो सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है वो कौन है? चीन। चीन जो है बहुत अलग अलग प्रकार के रेशम वाले जो कीड़े होते हैं उनका प्रयोग कर
उत्तम क्वालिटी का रेशम उत्पन्न करता है, उत्पत्ति करता है उसकी, और पूरे विश्व में बेचता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा अच्छे से, तो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, फिर उधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे रास्ते हुआ करते थे चाइना से और क्या बोलते हैं, भारत में क्या लाने का, व्यापार करने का। और व्यापार में ये लोग क्या लाते थे, रेशम। आपने काफी बार सुना होगा, जैसे रोहतांग दर्रा, जैसे नाथुला दर्रा, जैसे जलेपला दर्रा, यहां से हमारा सिल्क रूट हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सिल्क रूट। सिल्क माने रेशम। और किसके साथ व्यापार करते थे, चाइना के साथ। चाइना रेशम उत्पादन में बहुत पहले से है, आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पहले से है। और पूरे विश्व में चाइना ही एक ऐसा देश है जो अच्छी क्वालिटी का रेशम उत्पन्न करता है। हमारा भारत भी रेशम, इधर ही बैठ जाइए, अभी आधे पौन घंटे बाद आपकी क्लास लगेगी वहाँ पे, जितने भी नए बच्चे हैं। तो हमारा जो चाइना है, चाइना हमारा नहीं है, हमारा भारत है। हमारा भारत भी अच्छी क्वालिटी का रेशम उत्पादन करता है। रेशमी साड़ियाँ बनती है ना, और रेशमी कपड़े बनते हैं, देखा होगा आपने। ये रेशम 2 तरीके से बनाया जाता है, एक मशीनों द्वारा और दूसरा प्राकृतिक द्वारा। अब प्राकृतिक तरीके से कैसे बनाते हैं, पेड़ों में रेशम के कीट छोड़े जाते हैं। अब पेड़ों में जो रेशम के कीट छोड़े जाते हैं, वो क्या करते हैं, पत्तियां खा खा के और जो उनका बाय प्रोडक्ट होता है वो रेशा निकालते हैं। और उसी रेशा से क्या बनता है, रेशम बनता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के जो जीके वाला पोर्शन होगा ना, उसमें ये पूछे जाएगा। तो क्या बोल रहा है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है, चीन। ओह शिट, इसको पॉज कर दो। ओके, आगे देखिए कितना है, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान। ठीक है, ये रोलिंग प्लान इंडिया का और विदेश का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। अच्छा, विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान, पहली बात इसका मतलब समझो, ये रोलिंग प्लान क्या है और विकासशील देश क्या है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, विकासशील देश, इसका मतलब पहले समझिए। विकासशील देश का मतलब होता है कि वह देश जो अभी भी अपना विकास कर रहा है और जिसका विकास पूरी तरह नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप अमेरिका और भारत में तुलना करेंगे, अमेरिका और भारत की तुलना करेंगे, तो सबसे ज्यादा समृद्ध कौन है, अमेरिका। इसका मतलब उसका विकास भारत की तुलना में बहुत अच्छा हो रखा है। अमेरिका का निहायती से निहायती गरीब 4 पहिया गाड़ी में चलता है। अब सोचो, भारत का निहायती से निहायती गरीब, उसके पास 3 टाइम खाने का भी पैसा नहीं होता है। सही बोल रहा हूं मैं? तो आप सोचिए, जो अमेरिका का निहायती गरीब है वो 4 पहिया से चल रहा है, और भारत का निहायती गरीब, वो उसके पास 3 टाइम का खाने का भी नहीं है। इसका मतलब भारत की तुलना में अमेरिका बहुत आगे है, समृद्ध है, विकसित है। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, विकसित। विकसित का मतलब परिपूर्ण है, उसके पास सभी वस्तुएं हैं, उसके पास सभी चीजें हैं। अच्छा, क्या हमारा गरीब 4 पहिया गाड़ी लेके चलता है? नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा देश उतना ज्यादा समृद्ध नहीं है। तो हमारा देश क्या होगा? विकासशील देश। लेकिन हमारे भारत के लिए, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है, टेक ऑफ इकोनॉमी। क्या शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है? टेक ऑफ इकोनॉमी। हमारे भारत जैसे देश के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको बोलते हैं टेक ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ना। आपने एयरपोर्ट में सुना होगा टेक ऑफ, है ना, कि प्लेन जो है टेक ऑफ कर गया। प्लेन क्या है? उड़ गया। अच्छा, उड़ने का मतलब क्या होता है?
धरती को छोड़ दिया, कहां चला गया? आकाश में। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, सुन लीजिएगा, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए टेक ऑफ इकोनॉमी का शब्द इस्तेमाल किया था। मतलब अब हमारा देश इतना ज्यादा समृद्ध हो गया है कि हमारा भारत कभी भी विकासशील से बन सकता है क्या? विकसित। आप ही देखिए, आजकल हर आदमी के पास पैसा है। सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं कि आज हर आदमी के पास पैसा है, और हर आदमी के पास पैसा है मतलब वो क्या है? समृद्ध है। इसका मतलब हमारा देश अब कभी भी किसी भी वक्त विकासशील देश से बन सकता है विकसित, और अमेरिका जैसी कैटेगरी के देश में की बराबरी में आ सकता है। ठीक है, आया समझ में? पिछली बार अभी मैं एक एग्जाम देने गया था तो उसमें साफ साफ पूछा था टेक ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनमें से टेक ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो साफ साफ उसमें लिखा था ऐसा देश जो कभी भी विकासशील से विकसित हो सकता है ना? आप ही बताइए, अब भारत इतने विगत 10-20 सालों में इतना ज़्यादा समृद्ध हो गया है। देखिए, हमारे भारत में हर एक चीज़ है। हमारे भारत में परमाणु संयंत्र है, हमारी सेना बड़ी है, वायु सेना भी बड़ी है, और जल सेना भी बड़ी है। हमारे पास अंधाधुन पुलिस है, हमारे पास जो अंधाधुन इंजीनियर, डॉक्टर, और हमारे पास विश्व में सबसे ज़्यादा पायलट भी हमारे पास है ना? और हमारा जीडीपी भी अच्छा है, हमारे पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो जब हमारे पास सब कुछ अच्छा खासा है तो हम विकासशील से कहां पहुंच रहे हैं? धीरे धीरे विकसित। आया समझ में? ठीक है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा किया था? गुन्नार मिर्डल। किसने किया था? गुन्नार मिर्डल ने। आया समझ में? तो ये आंसर आपको याद रखना है, गुन्नार मिर्डल। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने, ये वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विकासशील देशों के लिए कौन सा प्लान किया? रोलिंग प्लान। अब देखो, इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि गुन्नार मिल्डर ने कौन सा प्लान दिया था? रोलिंग प्लान। कौन सा? रोलिंग प्लान। कैसे देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए। आया समझ में? क्लियर है? तो भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बताया ना कैसे विकास करना है। रोलिंग प्लान का मतलब किसी विकासशील देश में इस तरीके से कैसे विकास करना है कि विकासशील से कहां पहुंच जाए? विकसित। तो तभी होगा ना। अभी देखिए, आपने देखा होगा हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक स्कीम लाए थे जिसमें 3 तरह के वो लोन दे रहे थे। मुद्रा लोन उसको बोलते थे। 3 तरह के लोन दे रहे थे, एक 50,000, एक 5 लाख और एक 10 लाख। तो ये लोन देने का मकसद क्या था? आप बताइए, कौन व्यक्ति 50,000 और 5 लाख और 10 लाख का लोन लेगा? वही व्यक्ति लेगा ना जिसकी आय क्या है? कम है। क्यों? वो थोड़ा सा पैसा लेके एक बिजनेस स्टार्ट कर दे, और बिजनेस स्टार्ट कर दे तो जब उसका बिजनेस चलेगा तो वो सरकार को टैक्स देगा, और सरकार को टैक्स देगा मतलब क्या होगा? सरकार समृद्ध होगी, सरकार के पास पैसा आएगा, है ना? तो सरकार की बहुत अच्छी पहल थी कि सरकार जो है हमारे पूरे भारत की जनता को जो समृद्ध होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको 3 तरह के लोन दे। और जिसकी जैसी क्षमता, कोई व्यक्ति है 50,000 अगर लेना चाहता है तो 50,000 ले ले। अब बताओ 50,000 में क्या करेगा? वो छोटा मोटा बिजनेस करेगा, 5 लाख में थोड़ा बड़ा बिजनेस करेगा, 10 लाख में और उससे बड़ा बिजनेस करेगा। अब बिजनेस करने का मतलब ही है कि अगर आप बिजनेस करोगे मतलब जितना भी कमाओगे उससे थोड़ा बहुत सरकार को टैक्स दोगे, और सरकार को टैक्स देने का मतलब ही है कि देश की समृद्धि में अपना योगदान देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुन्नार मिर्डल। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? क्या बोल रहा है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? वो क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना हमने सोचा था कि इतना विकास होना चाहिए, इतना % विकास होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हुआ। कितना हुआ? कम हुआ। क्या कारण है इसका? पता है आपको? 1962 का टाइम था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय के बीच का समय। अरे यही वो समय था जब चीन ने हमारे भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था, और ये युद्ध हम हार गए थे। और इसी युद्ध के समय ये गाना आया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चाइना से हमारा युद्ध हुआ था और वो हाइट में थे, हमारी सेना नीचे थी। बस यही कारण था कि हम ये युद्ध हार गए। भाई सीधी सी बात है, जो नीचे होगा और जो ऊपर होगा, ऊपर वाले को लड़ना आसान होगा,
बस यही कारण था, नहीं तो हमारे भी जवानों में कम दम नहीं था। क्लियर है? तो उस समय हमारी आर्थिक समृद्धि जितना हमने सोचा था कि इतना % विकास करेंगे, कम हो गया। क्लियर है? जैसे आपने अगर पढ़ा होगा इतिहास, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो जितने लोग विश्व युद्ध लड़े थे उनकी कितनी तबाही हुई थी कि नहीं? बताएं, गरीबी की कगार में चले गए थे। फिर अमेरिका वो देश सामने आया था जिनने उसकी मदद की। कैसे मदद की? उनको लोन देकर, सस्ता लोन देकर उनको जो है निकाला, गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है? कैसा भी कुछ भी किया हो अमेरिका ने, कम से कम साथ तो दिया है ना, लड़ा तो नहीं कम से कम। भाई अगर आपकी कंडीशन खराब है और कोई आपको यही बोल दे कि भैया पैसे ले ले लेकिन ब्याज में ले ले, तो आप उस पैसे ब्याज में लो और इतना समृद्ध होकर दिखाओ कि उसका पैसा भी दे दो, ब्याज भी दे दो, और कम से कम वो आपको समृद्ध तो कर रहा है। आप बैंक से लोन लेते हो किस लिए? अपनी समृद्धि के लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए क्या बोल रहा है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, लौह इस्पात संयंत्र मतलब देश में बड़े बड़े कारखाने जो लोहे से क्या बनाएंगे? स्टील बनाएंगे। आजकल देख रहे हो ना स्टील का कितना इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, गेट में और इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि स्टील लोहे से ज़्यादा मजबूत होता है और स्टील एक ऐसा धातु होता है जिसमें जंग भी नहीं लगता है ना। भाई किसी व्यक्ति के अगर पैर का ऑपरेशन हो और अगर रॉड लगानी पड़ जाए तो किसकी लगती है रॉड? स्टील की लगती है ना। लोहे की लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर ही अंदर जंग लग जाएगा, पैर सड़ जाएगा, काटना पड़ेगा। इसीलिए जो रॉड लगाते हैं वो किसकी लगाते हैं? स्टील। और आजकल आपको बता दें स्टील की बहुत ज़्यादा मांग है। आपने देखा होगा कोई आदमी घर बनाता है तो चमचमाता जो है स्टील लगाता है, गेट लगाता है ना स्टील का, गाड़ियों में स्टील लगता है। मतलब आपको बता दें स्टील आज की हर चीज़ की अच्छी खासी यूज़फुल चीज़ बन गई है। बर्तन भी स्टील के आते कि नहीं आते? बताएं, है ना। और आपने देखा होगा बर्तन, थाली, गिलास, चम्मच, ये आप पता नहीं 20 साल से इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपके घर में 20-25 साल के स्टील के बर्तन होंगे, आज तक उसमें जंग नहीं लगा। लगा क्या? नहीं लगा। जंग लगता तो हर 2-3 महीने बाद आपको थाली खरीदनी पड़ती, और कोई थाली ना खरीदता, सब पत्तल में खाते। इतना महंगा कौन खरीदेगा, है कि नहीं? तो हमारे भारत की स्टील आपूर्ति के लिए हमारे भारत में बड़े बड़े संयंत्र लगाए गए, बड़े बड़े स्टील प्लांट बनाए गए, और वो बनाए गए तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब बनाए गए? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब बनाए गए? तृतीय पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा और इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ? सब जानते हैं। भारत में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा भी जाएगा आगे। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं होता? अब मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? उज्जैन के जिले में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में बताइए? उज्जैन। और उज्जैन को और हमें क्यों याद रखना है? अरे याद है आपको, महाकुंभ बोलते हैं ना, 12 साल बाद कुंभ आता है। तो इतना बड़ा महाकुंभ कहाँ लगाया था? मध्य प्रदेश में, उज्जैन में ना। कौन सी नदी के किनारे? अरे शिप्रा नदी, याद है ना, उज्जैन की शिप्रा नदी। मुझे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जब मेरे पिताजी सन 2004 में लेके गए थे तो मैं 6वीं क्लास में था। तो 6वीं क्लास में जब था सन 2004 में, तो उस समय का महाकुंभ उज्जैन में लगा था, शिप्रा नदी किनारे। और हमने देखा कि भारत का करोड़ों आदमी इस महाकुंभ में जाता है, स्नान करता है। ये रिकॉर्ड बनाया है इसने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज है कि ये महाकुंभ विश्व का इतना बड़ा धार्मिक मेला है जिसमें एक बार में करोड़ों लोग स्नान करते हैं। शाही स्नान होता है ना, बोलते हैं ना महाकुंभ में शाही स्नान होते हैं। डेट फिक्स होती है कि इस डेट में शाही स्नान है, तो उस डेट में करोड़ों लोग पहुंचे। हमने देखा, हम गए थे अपने पिताजी के साथ में, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि 10 किलोमीटर पहले से एंट्री शुरू हो जाती है। और एंट्री का भी एक तरीका है,
पुरुष अलग महिला अलग, ताकि कोई भी भटके ना। खैर आपको बता दें इतना बड़ा मेला है और भारत की देखिए इतनी कैपेसिटी, देखिए हमारी क्षमता, देखिए इतने बड़े मेले में लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं तो आप बताइए जहाँ पर करोड़ों लोग स्नान करते हैं, क्या वहाँ पर एक आतंकवादी बम नहीं फोड़ सकता? फोड़ सकता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की सिक्योरिटी है कि इतने बड़े धार्मिक मेले हो जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ में, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें क्या दिया है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर एक विज्ञान का प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से दाल में होता है? सोयाबीन दाल है ना, दाल के रूप में इस्तेमाल होती है ना। अच्छा सोयाबीन का तेल भी तो निकाला जाता है ना। और सोयाबीन की जो खरी होती है जिससे बड़ी बनाई जाती है। और आपको बता दें अगर आप दूध पियोगे और सोयाबीन का दूध पियोगे तो ये जो नॉर्मल गाय का दूध होता है, भैंस का दूध, और सोयाबीन का दूध, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। मैं गाजियाबाद में बीटेक करता था तो मेरे साथ में कुछ आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हुआ करते थे, तो वो लोग गाय के दूध की जगह सोयाबीन का दूध पीते थे। सोयाबीन का दूध भी होता है, कच्चा सोयाबीन को पेड़ दो तो क्या निकलेगा? दूध ही तो निकलेगा, है ना, बताएं। और सोयाबीन छात्रों अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सोयाबीन भिगो के खाया करो, उससे आपको दूध से भी ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। मैं खुद खाता था। अच्छा और यहाँ पे मध्य प्रदेश का आया है तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? स्थलबद्ध। मध्य प्रदेश किसी भी सागर में नहीं खुलता और कोई भी अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं बनाता। मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी। मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल श्रेणी है। मध्य प्रदेश में से दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन सी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अमरकंटक से निकलती हैं और विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और सतमाला श्रेणी के बीचों बीच बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आया समझ में? अच्छा कान्हा नेशनल पार्क भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अच्छा हीरे की खान भी कहां पे है? मध्य। हीरे की खान कहां पे है? पन्ना शहर में, पन्ना जिले में, है ना। अगर कभी आपको याद ना है ना पन्ना, तो एक गाना याद रखिएगा, ठीक है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। एक गाना है ना, पुराना गाना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो देखो नाम आ रहा है पन्ना और हीरा, तो पन्ने में किसकी खदान है? हीरा की। और कर्नाटक में किसकी खदान है? सोने की। केजीएफ मूवी देखी होगी, है ना। चलिए कान्हा नेशनल पार्क कहां पे है? यहां पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे था? गेहूं से। बिल्कुल सही। हरित क्रांति, हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई थी और हमारे देश में जो हरित क्रांति लाई गई थी वो सबसे ज्यादा किसके उत्पादन के लिए? गेहूं के। लेकिन आपको बता दें आगे चल के गेहूं के साथ साथ किसको कर दिया गया? जब हमारा देश आजाद हुआ और 10 साल बीत गए, 1966 और 67 के समय में हरित क्रांति लाई गई थी। और हरित क्रांति से लाई गई थी कि देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न प्रोडक्ट हमें करना है। क्यों खाद्यान्न प्रोडक्ट? ताकि हमारा देश भुखमरी का शिकार ना हो। आज भी हमारे देश में हमारे किसान इतना ज्यादा अनाज पैदा करते हैं कि अगर पूरे विश्व में अकाल पड़ जाए, पूरे विश्व में खाद्यान्न प्रोडक्ट ना हो, तो भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि 900 करोड़ आदमी, पूरे विश्व का 900 करोड़ आदमी को 3 टाइम भोजन करा सकता है। कितने दिन तक? 6 महीने तक। इतने हमारे देश की क्षमता है। सोचो अब भारत के पास कितना खाद्यान्न होगा भाई। यहाँ पे 100 लोगों के भंडारे में इतना अनाज खर्च हो जाता है, तो हम तो 900 करोड़ व्यक्तियों की बात करनी है, ठीक है। अभी नहीं जाना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। नो, अभी नहीं जाना, ठीक है। ये चीज हुआ। तो देखो अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो गेहूं के साथ चावल भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य खाद्यान्न तो यही है। दाल के साथ चावल खाते हो कि नहीं खाते हो? घर में जब थाली आती है तो दाल, चावल, चावल के ऊपर रोटी, आता है कि नहीं आता? तो मुख्य खाद्यान्न क्या हुआ? गेहूं। और तो हरित क्रांति में दोनों करना है, पर अभी ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? डी। आया समझ में? आईएएस पीसीएस की तैयारी करोगे तो दोनों होगा ये, ठीक है। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे? ठीक है, चावल के
उत्पादन से। पहला किसका था? गेहूं। और दूसरा किसका? ठीक है, देखो आप लोगों ने कितना बढ़िया बता दिया। ठीक है, तर्क लगाइए, तर्क लगाइए, दिमाग लगाइए। पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, समय बहुत मिलेगा। कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन होता है ना, तो उसको घोर चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा कि सर ने क्या बताया था। या फिर आप भी, या देखो 12वीं पास करके आए हो, कुछ ना कुछ तो अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो किससे हो जाएगा हमारा? चावल के उत्पादन से। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। आगे देखिए, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का मतलब कि देश का हमारा कौन सा राज्य प्रथम है? अरे मध्य प्रदेश। सतना में सीमेंट बनती है तो तुमको यही लगता है कि मध्य प्रदेश सबसे आगे? नहीं, सबसे आगे कौन है? राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश, है ना? सतना में सीमेंट के कारखाने हैं तो इनको लगा कि भाई मध्य प्रदेश ज्यादा बनता, नहीं, सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। उसके बाद कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। आए समझ में? अब तो गलती नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे पूछता है एग्जाम में। शहर का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्या किया है इसने, तो बताइएगा। अखबारी उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए फेमस है? अखबारी उद्योग के लिए। क्लियर है? आपको बता दें, मध्य प्रदेश हमसे कितना दूर? अरे 10 किलोमीटर दूर पे हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है ना। तो मध्य प्रदेश की जितनी सरकारी नौकरी निकले उसको सबको भरना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा का अभाव है। मध्य प्रदेश से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश शिक्षा में, और वहाँ पे नौकरी निकाल लोगे तो आराम से सरकारी नौकरी लग जाएगी, है ना? मध्य प्रदेश की नौकरी बहुत सस्ती है। तो जब फॉर्म भरा करो तो मध्य प्रदेश का भी फॉर्म भरा करो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए फेमस है? अखबारी उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? मतलब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? अरे भारत, हमारा इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन किसके पास है? भारत के पास है। यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। और दूध उत्पादन के लिए हमने कौन सी क्रांति लाए थे? श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। ठीक है, ध्यान देना। श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और सफेद क्या होता है? दूध। तो जब हमारे देश में श्वेत क्रांति हम लेके आए, इतना ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ, इतना ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ कि आज हम पूरे विश्व में नंबर 1 हैं दूध में। और दूध के प्रोडक्ट इतना ज्यादा बनाते हैं कि हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मक्खन, अमूल का प्रोडक्ट सुना होगा आपने। अमूल भारत की कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत प्रोडक्ट बनाती है। अच्छा, ये तो विश्व की बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? भारत। अच्छा, भारत के अंदर की बात करें तो यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, जहां हम रहते हैं। अभी देखो, आप ही के घर में कम से कम 3-3, 4-4 भैंसें होंगी कि नहीं? किसके घर में पशुधन है? बताएं मुझे, हाथ खड़े करो। बहुत अच्छे, पशुधन रखना चाहिए। ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके फादर क्या करते हैं? जो भी आवारा गाय पशु होते हैं उनको उठा लाते हैं और उनको खूब सेवा करते हैं, आधाधुन सेवा। और मुझे लगता है इतनी सेवा अर्पण की भी नहीं हुई होगी, है ना? क्यों अर्पण? भाई हमने आज तक अर्पण के पिता का स्टेटस देखा, हमने कभी नहीं देखा ये हमारा लाल अर्पण है, संरक्षित है, माता से जुदा हो गया था। हमने ये स्टेटस देखा है, ये बछड़े की माँ 3 दिन बाद आई है, लेकिन फिर भी हमने इसकी सेवा की है। और दोनों तीनों बछड़े संरक्षित हैं। दोनों तीनों बछड़े क्या हैं? संरक्षित हैं। चलिए, ये अच्छी बात होती है। देखिए, सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, निस्वार्थ सेवा भाव कीजिए और जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। ठीक है भाई, जानवर जब हमें इतना कुछ दे रहा है तो उसकी सेवा करना बनता है कि नहीं बनता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे एक आंकड़ा लगाया गया कि हमारे भारत में जितना दूध उत्पादन होता है, अगर हम सभी करोड़ों लोगों को बांटें तो प्रति व्यक्ति कितना ग्राम आएगा? तो ये देखिए, क्या 204 ग्राम दूध आएगा कि 210 कि 217 कि 252? तो आपको बता दें,
आज से कुछ साल पहले का आंकड़ा था 252 ग्राम, लेकिन वर्तमान में 2022 में देखें ना तो हमारे भारत में जितना दूध उत्पादन होता है और सभी भारतवासियों को अगर हम थोड़ा थोड़ा दूध बांटे तो प्रति व्यक्ति 273 ग्राम आता है। वर्तमान में कितना आता है? 273 ग्राम दूध आता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी टंकी में हमने भारत का पूरा दूध इकट्ठा कर दिया, अब पूरे भारत के 142 करोड़ जनसंख्या को थोड़ा थोड़ा दूध देना चालू किया, तो प्रति व्यक्ति एक एक आदमी के हिस्से में कितना दूध आएगा? 273 ग्राम। पिछला आंकड़ा कितना था? 252 ग्राम। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, एक पाव दूध, बताइए 142 करोड़ जनसंख्या में, है ना। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने पशुधन रख रखा है ना। गांव में एक्स्ट्रा दूध होता है तो बेचते भी है ना, तो वो बेचते हैं तो कहाँ जाता है? डेयरी में, और डेयरी से कहाँ जाता है? दूसरे लोगों में। आपको बता दें दिल्ली में दुग्ध उत्पादन का बहुत बड़ा मार्केट है। आधा लीटर 1 लीटर की पन्नी में दूध बिकता है और रोज सुबह 4 बजे 5 बजे फ्रेश दूध मिलता है। हाँ, बस वो है कि वो पन्नी वाला दूध होता है, लेकिन पन्नी वाले दूध को इतना ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं कि उसकी मलाई वलाई पूरी निकाल देते हैं। आप वो वाला दूध पियोगे तो बोला क्या पानी पी रहे हो यार, ठीक है। और हमने फ़र्क देखा भाई। हम जब दिल्ली में रहते थे तो पैकेट वाला दूध पीते थे, और फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे डायरेक्टली बोलते ना डार कटोरा, ठीक है, तो डायरेक्टली दाल से निकला हुआ दूध ये पिया। बहुत अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर। यहाँ का दूध पिए तो पेट खराब हो गया, क्यों? शुद्ध था। अब वो तो पानी था, उसको तुम कितना भी पी लो कभी पेट खराब नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। आलू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। प्रथम नहीं है, हमारा भारत प्रथम नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए सब्जी और क्या फल, सब्जी और फल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? तो दूसरा। तो प्रथम में कौन है? चाइना। ध्यान दीजिएगा, सब्जी और फल उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? चाइना। दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक सब्जी की बात करें, आलू की बात करें, तो आलू अभी हमारे यहाँ पे कम होता है। अब पूरे विश्व में हम क्या है? 5। तो यार ये बताइए, पूरे विश्व में भी अगर 5वां स्थान है तो ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है क्या? 204 देश हैं और 204 देश में अगर रैंक लगाई जाए तो 5वीं रैंक है अब हमारी। बताएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप बताइए, आलू जब से हमारे देश में आया है और आलू का इस्तेमाल शुरू हुआ है तो सबसे ज़्यादा हमने आलू ही तो खाया है। आलू टमाटर, आलू परवल, आलू बैंगन, मटर आलू, कभी नहीं मिला तो आलू का भरता, बताइए, आलू का पराठा मक्खन वाला, आलू का पराठा बिना मक्खन वाला। हमने हर चीज़ में आलू कर दिया, है ना। आलू टिक्की, आलू भिंडी भी बनाते हैं यहाँ पे, हमने देखा है। मेरी बुआ ने आलू भिंडी बनाई, मेरा दिमाग खराब हुआ, भिंडी में आलू कौन डालता है? अब आलू की कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। आपको बता दें, आपके घर में मोस्टली आलू बनता होगा, मेरे घर में भी मोस्टली आलू ही बनता है ना, सस्ती और टिकाऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान है हमारा? 5वां। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य, भारत का सबसे ज्यादा, अरे झारखंड भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक कहां पे होता है? झारखंड में। अच्छा, आपको बता दें, ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं अप एंड डाउन होते हैं। भाई कपास की बात करें तो कभी महाराष्ट्र आगे होता है और कभी गुजरात। ये दोनों राज्यों में क्या होता है? कंपटीशन होता है कि नहीं होता है? चावल उत्पादन की बात करें तो कभी बंगाल आगे हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है ना। ये दोनों राज्यों में बहुत कंपटीशन चलता है। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये हर साल बदलते हैं। मान लीजिए कभी राजस्थान में अभ्रक ज्यादा निकल गया तो उसका करंट अफेयर क्या बन जाएगा? राजस्थान। अच्छा हाँ, करंट अफेयर से याद आया, तुम लोग जो है 5 बजे जगना शुरू कर दो। 5 बजे से अब रोज वीडियो आएगा करंट अफेयर का। कौन सुबह जग के देखा था 5 बजे? आप देखे थे? अरे वाह, तुम नहीं देखी थी, जग गए थे। हमारे YouTube चैनल पर 5 बजे रोज अब करंट अफेयर की क्लासेस आएंगी और मैं ही उसको अपलोड करूंगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा,
तो अपना सुबह 5 बजे उठो, चाहे दौड़ने जा रहे हो, चाहे वॉक करने जा रहे हो, उस वीडियो को देखो, कान में लगा लो, और मेरी ही आवाज आएगी तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन क्या है? झारखंड। झारखंड के बाद क्या है? लेकिन पहले कौन था? फिर दूसरे नंबर पे कौन था? अभी वर्तमान में कौन है? कपास उत्पादन में गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सबसे ज्यादा है? अरे मैं उत्तर प्रदेश ही बोल रहा हूं। पूरे 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन अगर प्रश्न बोल दे कि सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पे है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कहां पे है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी गन्ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 41वां क्वेश्चन हमारा है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? अरे KGF मूवी याद रखना, सबसे बड़ा योद्धा मां होती है ना? कोलार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखो KGF मूवी देखिए ना। KGF का मतलब ये नहीं है, KGF का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े बाल कर लो, गुंडा बनो, है ना, और पुलिस स्टेशन में जाओ उड़ा दो उसे, नहीं। KGF का मतलब है करना। देखो कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड भारत की सबसे बड़ी गोल्ड खदान, जहां पर से सबसे ज्यादा क्या? सोना निकाला जाता है। सोना से याद आया भाई साहब, रिंग सेरेमनी थी अभी हमारी, हमने अंगूठी पहनी, अंगूठी ढीली निकली। ठीक है, 1 घंटा पहना होगा, मम्मी ने बोला एक काम कर, इधर आ, निकाल इसको मुझे दे। सोना अगर खो गया भाई साहब, 6 महीना नींद नहीं आएगी, है ना? है, होता है कि नहीं होता है? नहीं, हमारी मम्मी बहुत संभाल के रखती हैं। ठीक है, तो ये हुआ KGF। आए समझ में? कोलार स्वर्ण खदान कहां पे है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां से निकाला जाता है? कर्नाटक में। अब एक और क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता याद है? सिंधु घाटी सभ्यता जब हम इतिहास में पढ़ेंगे, आज नए छात्रों को वही पढ़ाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है। आज से 5000 साल पहले जो लोग रहा करते थे, जीवन यापन किया करते थे, वो सोना चांदी का इस्तेमाल करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में साफ साफ यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सोने का आयात है वह कहां से किया जाता था? तो दो आंसर हैं, अफगानिस्तान और कर्नाटक। आया समझ में? यानी कर्नाटक में आज से 5 से 6000 साल पहले से सोना निकाला जा रहा है। और हमारे देश में इतना सोना है, इतना सोना है कि आज भी हमारे देश सोने की चिड़िया है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी समारोह होता है, औरतें जो है पूरे घर का सोना चमक के चल देती हैं। चल देती है कि नहीं चल देती हैं? बताइए, कोई दाई वाई का भी सोना होगा तो बोल देंगे दाई तो ही तो कतो नहीं जाका है, चल सोना निकाल, मुँह चमक लें दे, फिर मैं वापस कर दूंगी। होता है कि नहीं होता? ये रिकॉर्ड है भैया, ये रिकॉर्ड है। पूरे विश्व में भारत की औरतें सबसे ज्यादा सोना पहनती हैं। और अगर उसको मिला दिया जाए तो कभी कभी ऐसा भी है कि वो सोना किसी छोटे देश के GDP से भी ज्यादा निकलता है। आपको बता दें, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, पुरुष के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पुरुष कितना पहनेगा? ये 10 उंगली है, 10 अंगूठी पहन लेगा। बताइए, मंगलसूत्र पहन के चलता है क्या पुरुष? अरे पुरुषों को इतना पहनने का शौक नहीं है सोना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमारे पिताजी बोलते हैं कि एंगेजमेंट हुई है अभी, कुछ दिन पहन के चल। दिमाग खराब है? क्यों पहन के चलूं? इससे फायदा क्या है? ठीक है, ये बताइए, कोई हाथ काट गया, और मेरा तो और पहले कटेगा हाथ। ये देखिए, इतना पतला सा उंगली। ठीक है, चलिए देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा होता है। क्या होता है? अंडा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन अंडे का कहां होता है? और तंबाकू का भी उत्पादन कहां पे? आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन। क्या होता है? सोयाबीन। सबसे ज्यादा कपासी मिट्टी कहां पर? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कपासी मिट्टी कहां पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या? अच्छा, और किसका उत्पादन होता है? अरे कॉफी नहीं पीते हो क्या? कॉफी, उत्तम क्वालिटी कॉफी का उत्पादन कहां पे होता है? कर्नाटक में। ये सब याद रखना। ठीक है, आया समझ में? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? कि तुम लिखने का वेट कर रहे हो कि मैं बोलूं तुम लिखो? नहीं। देखिए, आप अगर एकदम कंठस्थ होके टीचर के एक एक शब्द को सुनोगे ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले गुरुकुल चलते थे, है ना? याद है? आश्रम।
तो मुनि लोग क्या करते थे? लेक्चर देते थे, अशिष्य लोग ध्यान से सुनते थे। वही चीज अपनाओ। और मेरा मानना यह है कि अगर आप हर टीचर की बात को बिना कुछ बोले एकदम कंठस्थ होकर सुनेंगे ना, आप बहुत जल्दी जो है नौकरी ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? बताइए जरा, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? परमाणु विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत या ताप विद्युत? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। ताप विद्युत। कोयला से स्टीम बनाते हैं और स्टीम से प्रेशर क्रिएट होता है, अब प्रेशर से टरबाइन घूमता है। ठीक है, आया समझ में? सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति होती है हमारी ताप से। ठीक है, आया समझ में? आप गलत मत करिएगा। ताप के बाद फिर क्या आता है? जल विद्युत। जल का मतलब क्या? डैम। आया समझ में? लेकिन आपने देखा होगा मालगाड़ी 20-25 डिब्बे रहते हैं और कोयला उसमें भरा रहता है, कहां जाता है? ताप विद्युत केंद्र में। और कोयले से पानी गरमाया जाता है, पानी से स्टीम बनाया जाता है और स्टीम से फिर प्रेशर से टरबाइन में लगाया जाता है। टरबाइन फिर क्या है? घूमता है, और घूमता है तो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो साइंस में बताना पड़ेगा ना। गलत पढ़ा दिए क्या? बड़ा हो गया एकदम से। भारत में हीरे की खाने कहां पे है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। अब पन्ना कहां पे है? मध्य प्रदेश में। आए समझ में? क्लियर है? पुराने समय में भी मध्य प्रदेश से ही हीरा निर्यात होता था। और जो अभी वो 99 साल में महारानी जी मर गई, ठीक है, जिनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय है, वो जो अपने यहाँ पे सिर में चमक लेती है हीरा कोहिनूर का, वो कहाँ का है? भारत का है। देखो शर्म नहीं आई, मर के चली गई, लेकिन पता है कि भारत से चुरा के लेके आए थे, वो भी आधा कोहिनूर हीरा। और पता है उसकी कीमत कितनी है? इतनी ज्यादा कीमत है कि बेचोगे तो छोटे छोटे 2-3 देश खरीद लोगे जी। इतनी कीमत है उस हीरे की, कोहिनूर हीरा। लेकिन वो महारानी नहीं, देने को तैयारी नहीं है, मर के चली गई। ठीक है भाई, हमारे यहाँ की दाइयाँ क्या होती हैं? लास्ट में पुण्य का काम करती हैं। जो भी संपत्ति होती है बोलती गरीबों में बांट देना, उसे शर्म ना आई। ठीक है, वो कोहिनूर हीरा हमें नहीं दिया। तो भारत में हीरे की खदान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला? पन्ना जिला। क्लियर है? आए समझ में? बार बार पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का भी कोई एग्जाम देते हो तो पूछा जाएगा, और यही आंसर करना है। अब तुम्हें भूलेगा ही नहीं, मुझे पता है। जब आप लोग कॉन्फिडेंट होते हो तो आप लोगों के अंदर से एक अलग ही आवाज़ निकलती है, और जब आप लोगों को लेक्चर लेने में इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है ज़बरदस्ती बैठे हो। कोई इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, जमुआई ले रहा है, ठीक है, कोई जो है इतनी इतनी आंखें करके बैठा होता है। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है? ठीक है, बताइए, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है? और अगर आप ये ना बताए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। ठीक है, अरे यार, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे समृद्ध देश, हर तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है। पवन चक्की नाम सुना है? पवन चक्की पता है क्या? कितने बड़े बड़े पंखे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे, और वो हवा के बहाव से चलते हैं, और जितना ज्यादा घूमेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? बिजली उत्पादन होगी। तो क्या है इसका आंसर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्लियर है? अच्छा, आपको बता दें, ये भी आंकड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, ये आंकड़ा पिछले वर्ष का है, इस साल का नहीं है। हो सकता है इस साल जर्मनी आगे आ गया हो। क्यों? क्योंकि सरकार वहां की लगातार कार्य करती रहती है, पवन ऊर्जा के यंत्र स्थापित करते रहते हैं। अब मान लो पवन ऊर्जा के ज्यादा यंत्र स्थापित हो गए तो बिजली ज्यादा उत्पन्न होगी, तो एक देश क्या हो जाएगा? पीछे। अभी जैसे मान लीजिए अडानी और अंबानी में क्या है? अडानी और अंबानी में चलता रहता है ना। कल भैया हम सती अनुसुईया गए, तो वहाँ पे एक बाजा वाला था, उसमें बाजा वाला बोल रहा था कि क्या आपका व्यापार नहीं चल रहा है? क्या आप व्यापार में धोखा मिल रहा है? क्या व्यापार में घाटे जा रहे हो? तो यहाँ आइए, ये घोड़े के नाल की अंगूठी पहनिए, इससे आपका। मुझे लगता है अंबानी सती अनुसुईया नहीं आया, इसीलिए वो अडानी से पीछे चला गया, है ना।
मैं एक पत्र लिखूंगा अंबानी को, आप हमारे चित्रकूट के सती अनसुईया में आइए, अब 5 रुपए का घोड़े का नाल की अंगूठी पहनिए, आप अडानी से भी आगे चले जाएंगे, एलोन मस्क से भी आगे चले जाएंगे। चलिए, तो पवन ऊर्जा में क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पिछले साल का डेटा है ये, इस साल का सर्च कीजिएगा, इस साल भी लगता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात करता है? तेल मतलब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। देखिए, कच्चा तेल हमारे भारत में भी मिलता है। कहां मिलता है बताइए? असम और कहां मिलता है बताइए? राजस्थान। और सबसे ज्यादा कहां मिलता है? मुंबई हाइट। कहां पे? मुंबई हाइट। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक क्या है? तेल निकालने का संयंत्र लगा हुआ है, और वो भारत में सबसे ज्यादा तेल निकालता है। लेकिन वो इतना ज्यादा, ये तीनों जहां से तेल निकाला जाता है इतना ज्यादा नहीं निकाल पाते कि हमारे देश की आपूर्ति हो पाए। आया समझ में? क्यों भाई? जनसंख्या इतनी ज्यादा है। आप बताइए, आजकल सबके घर में गाड़ी है कि नहीं है कि नहीं? 2 पहिया गाड़ी, मैक्सिमम लोगों के पास 2 पहिया गाड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के लोग अमीर हो गए। अरे तिलक नाम की भी कोई चीज होती है, तिलक, बयाना। आदमी यही तो मौके निकालता है ना कि शादी में, भाई साहब एक शादी में गए, लड़के ने बाइक की डिमांड की, ठीक है, बाइक तो दिया उन्होंने, लेकिन हम जब गए तो जनवासा होता है ना। पता है हमारा जनवासा कहाँ किया? तालाब के किनारे कचड़े के ढेर के पास एक स्ट्रीट लाइट लगी थी, उसी के नीचे दरी बिछा दिया, भाई साहब बैठो। खाने का टाइम आया तो ऐसी पूड़ियां बनाई कि दोनों हाथ से पकड़ के तोड़ रहे थे, और हमें डर था कहीं हमारे बगल वाले दांत उखड़ ना है। इतना मैं कहा ठीक है यार, और मांग ले गाड़ी, ठीक है, तेरे गाड़ी के चक्कर में हमारी खाई पी रोटी हो गई। तो आपको बता दें, अपने जीवन में बॉयज़ एंड गर्ल्स इतनी मेहनत कीजिए कि लड़की के पिता को आप मजबूर ना करें दहेज के चक्कर में। आपने अगर दहेज से ही लिया तो क्या लिया फिर बताएं? आपने अगर दहेज से लिया तो क्या लिया? अरे भगवान ने इतने बढ़िया हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, इतना मेहनत करो कि भगवान आपको इतना दे कि दहेज की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी लगने के बाद ये प्रण करेंगे कि जिससे भी शादी होगी उसको इतना पढ़ाएंगे कि उसकी भी सरकारी नौकरी लगा देंगे। और इस गुमान में ना घूमिएगा कि सरकारी नौकरी है, सरकारी दूल्हे हैं, 4 पहिया चाहिए। नहीं, आपने 4 पहिया मांग के लिए तो क्या लिया? अपनी मेहनत में लो तो गर्व रहेगा कि अपनी मेहनत पे 4 पहिया उठाई है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ससुराल से सहायता प्राप्त। ठीक है, चलिए, वर्तमान का है ना, अभी वर्तमान का है। ऑप्शन में था हमारे? नहीं, ऑप्शन के हिसाब से क्या है? देखिए, अभी वर्तमान में विंड मिल में कौन चला गया? चाइना। लेकिन क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर करना पड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे आगे है। ठीक है, अभी किस में है? यूएसए आ गया ना। हाँ, तो बोलो ना कि आंकड़े जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके इकोनॉमिक्स में आ सकता है। हमारे देश में जितना भी तेल का उत्पादन होता है ना, तो हम सिर्फ कितना उत्पादन कर पाते हैं? 1/3। और बाहर से कितना मंगवाते हैं? 2/3। कहां से मंगवाते हैं? सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, रूस। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से मंगाते हैं? अरे सऊदी अरब से। सऊदी अरब भारत के क्या है? अच्छे ताल्लुकात है ना। ये बिजनेस भी अप एंड डाउन होता रहता है। आपको बता दें, अभी हम S-400 जो एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कहां से ले रहे हैं? रूस से ले रहे हैं ना। तो किसको आपत्ति है ना? अरे ये बिजनेस है भाई, आयात निर्यात कम होता रहता है, ये करंट अफेयर है ना। पिछले साल कितना था, इस साल कितना है? जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। 5 बजे जग जाना, ठीक है, नहीं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना % आयात करता है, मतलब मंगाता है कितना? 2/3। और कितना उत्पादन करता है? अब बताओ, अगर हम 2/3 ना मंगाएं तो हमारी पूर्ति होगी क्या? नहीं, है ना। सरकार कह देगी कि मंडे को इतने लोग गाड़ी चलाएंगे, ट्यूसडे को इतने लोग गाड़ी चलाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो, आपके पास पेट्रोल नहीं होता, तुरंत जाते हो और भरा के लेके आते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है?
क्या बताया आपने? बिल्कुल सही। कोयला उत्पादन में सबसे आगे कौन है? चीन है। ठीक है, ये मालगाड़ी देखते हो ना कोयले की, तो भारत मत लगा देना, ठीक है, कि सर हमने तो 25 डिब्बों की गाड़ी देखी थी और उसमें कोयला ही कोयला भरा था, भारत हमारा देश है। नहीं, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन में कौन है? चीन। चीन तो वैसे बहुत आगे है, चीन के पास अंधाधुंध पैसा है, लेकिन आज भी चीन अपने आप को क्या बोलता है कि मैं क्या हूं? विकासशील देश हूं। दोगला कहीं का। ठीक है, पूरे विश्व को क्या दिया इसने? कोरोना। ठीक है, पूरे विश्व को क्या दिया इसने? कोरोना। आया समझ में? इसमें सबसे ज्यादा आगे। तो कोयला उत्पादन में क्या है सबसे आगे? चाइना है। अच्छा, आपको एक चीज बता दें, ये आंकड़े भी अप एंड डाउन होते रहते हैं। क्यों? मान लीजिए अमेरिका ने ज्यादा खनन कर दिया, ज्यादा कोयला निकाल दिया, अब जैसे अडानी अंबानी आगे पीछे होते रहते कि नहीं? तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि जितना ज्यादा उत्खनन करोगे उतना ज्यादा निकलेगा, तो कभी कभी देश आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कौन है? चीन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों बोलता है? भारत से ज्यादा जनसंख्या है कूट के वहां पे, तो वो दिखा देता है कि भैया हमारा पैसा जन कल्याण में चला जाता है, तो हम उतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वाला है। आपको एक चीज बता दें, उससे ज्यादा पैसा भारत के पास है, लेकिन वो कहां है? स्विस बैंक में। नेताओं के स्विस बैंक में पैसा है ना? आपने देखा होगा गांव में किसी व्यक्ति के पास प्रधानी आ जाती है, प्रधानी आने से पहले वो 2-2 रोटी का मोहताज होता है, लेकिन जैसे प्रधानी आ जाती है, ले बोलेरो, ले स्कॉर्पियो, ले बुलेट, और क्या लिखा रहता है? प्रधान, है ना? तो समझ जाओ ना पैसा कहां से आया है। हाँ हाँ, हमारी सरकार बहुत मेहरबान हो जाती है ना प्रधान के ऊपर, वो गांव के विकास से ज्यादा पैसा उसको देती है सैलरी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज कहां का है भैया? टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? बताइए। टोक्यो कहां की राजधानी है? तो वहां पर जो स्टॉक मार्केट है उसका नाम क्या है? हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बताइए, जो टोक्यो है वहां का क्या है? निक्की। क्या है? निक्की। और यहां पे लड़कियों का नाम होता है निक्की, है ना? तो आप बताइए, टोक्यो का जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट। कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट। तो क्या है यहां का? निक्की। अब भारत का क्या है? BSE, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी यही है। क्लियर है? अच्छा, आपने सुना होगा आजकल ग्रो ऐप, सुना होगा, है ना? आजकल काफी ज्यादा आता है ग्रो ऐप, पैसा लगाओ पैसे पाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, आप पैसा नहीं लगा सकते, आपका पैसा डूबता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित किसके पास है? किसके पास? RBI के पास। मुद्रा मतलब नोट, सिक्के कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान कब किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और बातें नहीं पीछे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किसके तहत? कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छा, जब देश आजाद हुआ तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 को किया गया, और 1949 में पूरे भारत का ये मतलब बैंकों का बैंक बन गया। आप बताइए, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो 1949 में राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? क्योंकि ये उस समय 2 देश आजाद हुए थे, पाकिस्तान और भारत। तो हमारा RBI पाकिस्तान की मुद्रा भी कंट्रोल कर रहा था। अब फिर जब उनका बैंक बन गया तो फिर वहां से हट गया, और 1949 में हमने इसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। आया समझ में? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और उप मुख्यालय कहां पे है? 4 महानगरों में, दिल्ली, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक
बताएं। भारतीय स्टेट बैंक, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। अच्छा, कभी आपको याद ना आए ना कि यार इतने सारे बैंक दे रखे हैं, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम सुना है, पंजाब नेशनल का बैंक है, आप विजय माल्या को याद रखना। विजय माल्या एसबीआई से 9,000 करोड़ रुपए लेके भग गया। अब 9,000 करोड़ रुपए तो एसबीआई ही दे सकता है, यानी सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको याद रखना भाई साहब को, विजय माल्या को, ठीक है। 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया लोन के रूप में, ठीक है। तो इसकी जितने भी प्रॉपर्टी थी भारत में सब सरकार ने नीलाम कर दी। याद है ना किंगफिशर? किंगफिशर की बियर याद होगी आपको, ये देखो, यस सर, किंगफिशर। अच्छा, किंगफिशर एयरलाइन सुना आपने? किंगफिशर एयरलाइंस, हवाई जहाज, वो सब नीलाम कर दिया किसने? सरकार ने। क्यों? अरे 9,000 करोड़ वसूलने हैं ना, किसने दिया था? भारतीय स्टेट बैंक। तो सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा? एसबीआई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? बोर्ड है, बैंक है, विभाग है कि खंड है? अरे भैया बैंक है, बोर्ड नहीं है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखिए, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। क्लियर है? बोर्ड नहीं है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, नाबार्ड इंग्लिश में इसका नाम क्या है? NABARD। आपका काम यह है कि नाबार्ड के बारे में पूरी डिटेल आज अपने कॉपी में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नाबार्ड के क्वेश्चन आने के 50% चांसेस होते हैं। आपके एग्जाम में 50% चांस होते हैं नाबार्ड के आने में। क्लियर है? इसको बंद कर दीजिए। यहां से आपका लेक्चर खत्म हुआ।